हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमी हमने स्टार्ट किया है सीरीज को। उसके जो सेकंड टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति। तो जिस प्रकार से अभी तक हमारी क्लास रही है, क्लास बाइलिंगुअल मोड में रहती है, तो उसी प्रकार से इस क्लास को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इन्फ्लेशन के बारे में कहूँ तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल कॉजेज में आप जनरल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, उसको कह देते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमी के टर्म में डिफाइन करें तो इकोनॉमी के टर्म में अगर हम कह सकते हैं तो कि वस्तुएं और सेवाएं, जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, अगर उनका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति है। या दूसरी तरीके से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वह स्थिति जिसमें जो घरेलू करेंसी होती है, जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। आइए इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक और चीजें आपको समझाऊंगा। लिखना, इट रेफर्स टू कंटिन्यूस rise in the price of goods and services leading to decline in the purchasing कैपेसिटी, जो पावर भी लिख सकते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी एज ए डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, और एक और चीज लिखेंगे, बिकॉज, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एज द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द currency comes down to zero, that currency will be withdrawn from सर्कुलेशन। तो जैसे कि मैंने ये पेन है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे मानो ये मेरा पेन है, ठीक है, मैंने इसको पहले बाय किया 10 रुपीज में, 10 रुपीज में बाय किया। या मान लीजिए चलो 1 रुपये की बात करते हैं, वहां से अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा कि मैंने इसको बाय किया 1 रुपीज में। लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण, जैसे मैंने बताया कि उसको दो तरह से कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि जो वस्तु और सेवाएं हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्राइस लगातार क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। या ये कह सकते हैं कि जो गुड्स एंड प्राइस, सॉरी, जो डोमेस्टिक करेंसी है किसी देश की, जो घरेलू मुद्रा है, उसकी परचेसिंग पावर, मतलब उसकी क्रिया की करने की क्षमता, वो क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कि मान लीजिए पहले मैंने पेन 1 रुपये में मैं बाय कर पाता, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण अब मैं इसको 1 रुपये में बाय ना करके 2 रुपये में बाय कर पा रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि जो 1 रुपये की परचेसिंग पावर है वो कम हो गई, क्योंकि पहले 1 रुपये की जो हैसियत थी या जो उसकी पावर थी वो एक पेन खरीदने की थी। लेकिन अब क्या है, वो उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है। परचेसिंग पावर जो है या परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो एक जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, छोटी डोमेस्टिक करेंसी, वो मार्केट में सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है। जैसे कि 50 पैसे की बात करते हैं,
अगर हम अभी की बात करें कि सबसे छोटी मुद्रा, जो सबसे छोटी घरेलू करेंसी इंडिया में कौन सी है, तो वो 50 पैसे की है। चौंके ना आप। 50 पैसा का सिक्का सबसे छोटी करेंसी है, अभी फिलहाल की बात करूं। लेकिन इसके साथ एक इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जोड़ा हुआ है, या एक लिमिट जोड़ी हुई है कि आप सिर्फ 10 रुपये तक का पेमेंट ही 10 रुपये तक का पेमेंट ही किसके रूप में कर सकते हैं, 50 पैसे के रूप में कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, आपने 50-50 पैसे के जो सिक्के होते हैं, कॉइन होते हैं, उनको कलेक्ट किया और ले जाकर कहाँ रख दिया, शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास रख दिया। अब उसको टेंशन है, वो भी गिन रहा है, अब आप भी उनके साथ काउंट करा रहे, ऐसा नहीं है। तो ये आरबीआई ने लगाया कि आप सिर्फ 10 रुपये तक के पेमेंट के लिए 50 पैसे का सिक्का यूज कर सकते हैं। एक तो बात हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं, मैं एक यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप में कुछ लिख देता हूँ, चलो, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, मान लेते हैं जब इन्फ्लेशन क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो कंजप्शन है, कंजप्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। और कंजप्शन जब बढ़ जाता है तो जो सेविंग है, जो सेविंग्स हैं वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। इस इक्वेशन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसको फिर मैं आपको समझाता हूं, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मतलब कि पहले इन्फ्लेशन से पहले की बात अगर हम करते हैं, तो मान लेते हैं मेरी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं 10,000। 10,000 मेरी सैलरी है, इसमें से मैं मान लेते हैं 6,000 क्या कर लेता था, कंज्यूम कर लेता था, या कह सकते हैं एक्सपेंडिचर मेरा हो जा रहा था 6,000, जब इन्फ्लेशन नहीं थी या ना के बराबर थी। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई है, मान लीजिए मैं डेली ब्रेड खरीदता हूँ, तो पहले मैं मान लेता हूँ ब्रेड 10 रुपये का आता था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया, 12 का हो गया। मिल्क की बात कर लेते हैं, मतलब जो आप डेली वेजेस में चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे मिल्क की बात करता हूँ, मान लेते हैं वो 60 रुपये पर केजी आता है, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया, 70 रुपये पर केजी हो गया, 70 रुपये प्रति किलो हो गया। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा मैं दूध पर दे रहा हूँ, 2 रुपया एक्स्ट्रा मैं ब्रेड पर दे रहा हूँ। ऐसे ही मान लेते हैं मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो महीने में पहले मैं 400 रुपये देता था, अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो 500 रुपये दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो मेरी जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि मैं कहीं पहले जाता था तो किराया 10 रुपये लगता था, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो डीजल उसमें यूज हुआ है, तो डीजल का प्राइस बढ़ा है, तो डीजल से मिलने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, राइज कर जाएंगी। इसलिए फिर मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं कंजप्शन कितना हो गया, 8,000 हो गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जो मैं सेविंग्स कर पा रहा था, मैं कर ले रहा था सेविंग्स 4,000 की, 4,000 रुपये पर महीने में सेविंग्स अपनी कर लेता था। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण जो 8,000 हो गया, तो 2,000 यहां पर ऐड हुआ है, तो 2,000 यहां पर हट जाएगा, और बचेगा कितना, ये टोटल सॉरी 2,000 मेरी सेविंग ये हो गई है। तो यही मैंने ऊपर लिखा था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंजप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उपभोग महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है कंजप्शन, फिर और जो सेविंग्स होती हैं वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है किसी भी देश को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप से इफेक्ट करती है। और सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट की बात करें नेगेटिव पर्पज में, तो समाज के उस वर्ग को करती है जिसके पास सरप्लस नहीं होता है, सरप्लस मनी नहीं होती। जैसे मैं लिख देता हूं कि इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन
के कारण समाज का गरीब वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि उसके पास सरप्लस नहीं होता। डन। मतलब एक व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर मतलब डेली बेसिस पर वो जाता है, डेली बेसिस पर अपनी जो उसका वेजेस है उसको लेके आता है और क्या काम करता है, उसको कंज्यूम करता है। तो कैसे करता है उसकी मैं थोड़ा सा एक आपको डायग्राम टाइप में बता देता हूं। मान लीजिए एक मजदूर है, उसको मिलता है डेली 500 रुपया, और 500 रुपये में वो क्या हो जाता है, 500 के 500 खर्च कर देता है। लेकिन उसकी सैलरी अभी भी नहीं बढ़ी है, 500 रुपया ही उसको मिलता है। लेकिन जो पहले वो दूध ला रहा था 60 रुपए पर केजी में, अब वो 70 रुपए पर केजी हो गया, है ना। तो कंजप्शन क्या हुआ, कॉस्टली हुआ। दूसरा, मान लीजिए ब्रेड पे 2 रुपए एक्स्ट्रा, पहले 10 रुपए की ला रहा था, अब 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि, है ना, कि वो खाना छोड़ देगा। आटा पहले 25 रुपए किलो केजी में ला रहा था, अब 30 रुपए किलो में लाएगा। तो इस प्रकार से करके जो उसका इन्फ्लेशन का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कर्ज में चलता चला जाएगा। तो मान लीजिए 500 रुपये पहले कमा के ला रहा था, 500 रुपये खर्च कर दे रहा था। अब वो खर्च कर रहा है 550 रुपये पर डे अपनी फैमिली के लिए, है ना। इधर लगे तो इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के कारण क्या कर रहा है, 550 रुपये अब खर्च कर रहा है। तो इसी वर्ग के पास, जिसके पास सरप्लस नहीं होता, वो क्या काम होता है, उसी को इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रभावित किया जाता है, या इन्फ्लेशन ज्यादा उसको प्रभावित करती है। लेकिन वहीं जो समाज का अमीर वर्ग होता है, क्योंकि उसके पास सरप्लस होता है, तो वो अपने सरप्लस अमाउंट को, या सरप्लस जो उसके पास मनी है, उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रॉफिट होता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसके द्वारा किए गए इन्वेस्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो जो प्राइस वहां पर बढ़ रहा है, मान लीजिए कि उसने क्या काम किया, उसके पास 1 लाख रुपए सरप्लस है, ठीक है, तो उसने 1 लाख में मान लेते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो गोल्ड का प्राइस भी आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, मानो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब वो बढ़कर 1,10,000 हो गए। जो 10,000 एक्स्ट्रा आया, उसका वो यूज कहाँ कर लेगा, उस चीज को नेगेटिव करने में, जो इन्फ्लेशन के कारण उसके कंजप्शन पे या उसकी सेविंग्स पर पड़ा था। आइए समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बुक की तरफ चलते हैं, है ना। लिख लेते हैं एक चीज है, समाज के अमीर वर्ग के पास, समाज के अमीर वर्ग के पास अधिशेष होता है, सरप्लस होता है। इसे वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और यहां से प्रॉफिट बना लेते हैं। जैसे एक अमीर वर्ग है, मान लें एक रिच पीपल है, इसके पास सरप्लस कंडीशन है। इसने क्या काम किया, यहां 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, है ना। सिंपल से लिख देता हूं 1 लाख। ये एक चीज करते हैं कि मान लेते हैं इसकी जो इनकम मान लेते हैं 1 लाख है, ठीक है। और इसने जो ये खर्च करता है, ये पहले खर्च कर रहा था 50,000,
ठीक है, 50,000 अपना खर्च कर रहा था कंज्यूम करने पे, है ना, कंजप्शन पे, या एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए 50,000 रुपये खर्च कर रहा था, तो इसकी सेविंग्स कितनी बच रही थी? 50,000 बच रही थी। लेकिन अब इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, उस बढ़ी हुई इन्फ्लेशन के कारण ये अपना कितना खर्च कर रहा है? 60,000। 60,000 खर्च कर रहा है इन्फ्लेशन के कारण। अब इसकी यहाँ सेविंग्स कितनी हो जाएंगी इस एस्पायरेंट? 40 के। लेकिन अभी भी क्या है इसके पास? अभी भी सरप्लस है। तो जो इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ये 40,000 इसने जोड़ रखे हैं और 1 लाख रुपए कहाँ कर दिया है? इन्वेस्ट कर दिया है। उस 1 लाख से मान लेते हैं 10% का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये इस प्रॉफिट को कहाँ पर ऐड कर देगा? सेविंग्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण जो इसकी सेविंग्स पर इफेक्ट पड़ रहा था, उसने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो प्रॉफिट बना था, उस प्रॉफिट से जो इन्फ्लेशन के कारण इस पर इफेक्ट पड़ा था, दोनों को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। मान लो 10,000 यहाँ इसको इफेक्ट पड़ा था, तो प्रॉफिट के द्वारा इसने 10,000 वहां से कमा लिया, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन के कारण किसको सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो उन लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है जिनके पास सरप्लस नहीं है। क्लियर है? और चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एक और नई चीज जिसमें देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के कारण जो लोन देता है, जो लोन देना है या देने वाले को लॉस, क्या होता है? लॉस होता है, जबकि जो लोन ले रहा है अब इसका मतलब ये नहीं है एस्पायरेंट कि आप लोग जाएं और कि सर ने बोला है कि लोन लेने के बाद प्रॉफिट हो जाता है, उस लोन को ले लें और उसको कंज्यूम कर जाएं। ऐसा कहने का मेरा मकसद यहाँ पर नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं एक लोन देने वाला व्यक्ति हूं, है ना, या मैं लिख देता हूं मी। मैंने किसी को लोन दिया 1 लाख रुपीज। कितना दिया? 1 लाख रुपीज किसी को मैंने लोन दे दिया, ठीक। और लोन का ये रेट रखी, वो मैंने कितना रखा? 2% या 3% मान लेते हैं। 3% मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3% मैंने रखी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जिसने लोन लिया, यहां पर लिख देता हूं यू, आपने मेरे से यहां लोन रिसीव किया और आपने इस 1 लाख को, जो आपने 1 लाख रुपए मेरे से लोन लिया है, इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर्स में, जहां पर भी आपको करना है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो हुआ क्या यहां पर एस्पायरेंट, जो इन्वेस्ट यहां पर किया था, और यहां पर इन्फ्लेशन रेट कितनी थी? मान लेते हैं 6%। इन्फ्लेशन रेट कितनी थी? 6%। तो अब मेरे को यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इस पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा? 6% या 6% से ज्यादा। क्योंकि भाई किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मेरे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी बढ़ेगा।
तो इसलिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लोन दे रहा है, अगर वो इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि उसने तो इन्वेस्टमेंट किया लेकिन लोन के रूप में, अगर वो कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करता तो हो सकता है वहां पर ज्यादा प्रॉफिट उसको मिल जाता। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि इन्फ्लेशन के कारण लोन देने वाले को लॉस होता है और जो लोन प्राप्त कर रहा है, जो रिसीवर है, उसको प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये था। इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि जो बेस्ड ऑन द कॉजेज कितने टाइप्स की होती है इन्फ्लेशन, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, द इन्फ्लेशन कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉजेज, है ना। लिख लेते हैं इस लाइन को, फिर आगे चलते हैं कि बेस्ड ऑन द causes behind inflation, it can be broadly classified into 3 different types। वो 3 डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उनके बारे में एक बार लिखते हैं। ठीक है, पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इनके टाइप्स के अंदर चलेंगे, मतलब इनकी डेफिनेशन कैसी है, फिर उसके बाद देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और दूसरे जो थर्ड एंड लास्ट है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं संरचनात्मक संरचनात्मक मुद्रा स्फीति, इसको बोलते हैं मूल्य प्रेरित या मूल्य जनित मुद्रा स्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति भी बोलते हैं इसको। लागत जनित ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, उसी को लिख लेते हैं। लागत जनित या लागत प्रेरित, दोनों सही वर्ड से। ठीक, तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। अब एक एक क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना या एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हेडिंग डाल देंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं, फिर मैं आपको यहां सर स्टार्ट करता हूं कि इट टेक्स पैलेस इन एनी इकोनॉमी बिकॉज
बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ या इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या होता है कि किसी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के कारण होती है। जैसे मान लेते हैं, ये पेन का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, या ये मेरे मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, पेन के एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। मोबाइल में आप ये देखने लगेंगे, देखते हैं टीचर के पास कौन सा मोबाइल है। तो अगर हम बात करते हैं पेन की, तो एक एग्जाम्पल फिर से सेट करते हैं कि मैं पेन को पहले खरीद कर ला रहा था 100 रुपये में, है ना। अब आप ये मत कहना कि अभी 5 मिनट पहले तो पेन सर 1 रुपये का बता रहे थे, बहुत जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ाकर 100 रुपये का। 100 रुपये का इसलिए क्योंकि यहाँ से समझाना थोड़ा सा परसेंट में आसान हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन क्या थी कि डिमांड बनी हुई थी या डिमांड नॉर्मल थी, मतलब मैं 100 की क्वांटिटी में पेन को बना रहा था और 100 रुपये में ही पेन को बेच रहा था, मतलब 100 पेन में बना रहा था और 90-95 लोग खरीदने वाले थे। तो प्राइस नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार। लेकिन हुआ क्या, एकदम से हाई डिमांड जनरेट हो गई। क्या हो गई? एकदम से हाई डिमांड जनरेट हो गई। तो प्रोडक्शन होने में तो टाइम लगेगा ना। जब तक प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा तब तक इसका प्राइस ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा। ऑटोमेटिक राइज क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिमांड के कारण होगा। मान लीजिए आपके पास ये एक पेन है, या आपके पास 10 पेन है ऐसे, और आपके पास लोग आते थे हर बार 9 खरीदने। तो आप बोलते थे कि 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन है, तो 10 रुपए में बेचते रहते हैं, है ना। क्यों ज्यादा टेंशन लेंगे, 10 रुपए में आपने बेचा, 9 लोग ले जाते थे। लेकिन अगर वहीं एक साथ 15 लोग आपके साथ समक्ष आ जाएं कि हमको ये पेन दीजिए चाहे जैसे, तो आप अगर 10 रुपए में तो नहीं देंगे, है ना। तो आप जैसे क्या देखेंगे, ज्यादा डिमांड है तो आप प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे। लेकिन रियल में इसका प्राइस नहीं बढ़ा है। ये प्राइस किसके कारण बढ़ा है? डिमांड के कारण, हाई डिमांड के कारण। इसीलिए इसको एस्पेरेंट बोला जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। कि मांग के कारण जो इसका वैल्यू है या जो इसका प्राइस है उसको क्या किया गया है? पुल किया गया है, आगे खींचा गया है। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर से मैं एक बार लिख के समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता। मानो मैं पेन था, 100 रुपये का मैं एक पेन बना रहा था, मतलब 100 रुपये में एक पेन को बेच रहा था, और जो बायर थे मेरे पास वो कितने थे, और मैं प्रोडक्शन कितना कर रहा था? प्रोडक्शन 10 का कर रहा था। और जो मेरे पास बायर लोग थे, बायर मतलब जो खरीदने थे, वो खरीदने वाले 9 लोग थे। तो मैं इसको 100 रुपये पर बेच रहा था। लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। पेन में अभी भी कितना करा रहा हूं? प्रोडक्शन तो भाई मैं अभी भी 10 पेन का ही कर रहा हूं। लेकिन जो मेरे पास बायर आ गए हैं, खरीदने वाले आ गए हैं, वो 15 पीपल हो गए हैं। तो अब मैं इस पेन को 100 रुपये में तो नहीं बेचूंगा। तो मैं बताता हूं कि देखो भाई, अगर आपको ये पेन खरीदना है तो मैं इसको 15 रुपये से कम में देने वाला आपको नहीं हूँ। सॉरी, 105 रुपये में, क्योंकि 115 कर लेते हैं या 105 कर लेते हैं, चलो 105 कर लेते हैं कि 105 रुपये में मैं आपको क्या करूंगा, इसको आपको दूंगा। क्योंकि मेरे पास सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन कम है और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो जो ये 5 रुपये लगे ना एक्स्ट्रा, 100 से 105 जाने में, ये जो लगा है ये किसके कारण हुए हैं? ड्यू टू हाई डिमांड। हाई डिमांड के कारण ये हुआ है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको आइए मैं एक डायग्राम के रूप में आपको समझा देता हूं ना। एक इक्वेशन मैं लिखता हूं, जो टोटल डिमांड है। एक इक्वेशन क्या लिखता हूं मैं, देखिएगा, समझिएगा आसान से, पहले आराम से समझिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर बताना। जो टोटल डिमांड है,
वो क्या हो गई है, टोटल सप्लाई से ज्यादा हो गया है। टोटल डिमांड क्या हो गया, टोटल सप्लाई से ज्यादा हो गया है, इसलिए क्या हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। फिर से मैं एक इक्वेशन आपको यहां से लिख के दिखाता हूं। हाई डिमांड है, ठीक है, डिमांड क्या है, हाई डिमांड है, लेकिन मार्केट में लो सप्लाई है। मार्केट में क्या है, लो सप्लाई है। तो इस लो सप्लाई होने के कारण जो आपके गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे आप कहीं से ऑटो से जाते हैं और आपने देखा कि दिन में आप जाते हैं कहीं तो 10 रुपये लगता है, कि बहुत सारे ऑटो ऑलरेडी खड़े रहते हैं पहले से। लेकिन अगर आप वहीं रात की अगर बात करते हैं या जहां पर ऑटो नहीं है, वहां पर वो मनमाना चार्ज आपसे वसूलते हैं, जबकि उनकी जो कॉस्ट है वो तो सेम ही लगती है, दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी और दोपहर में भी। लेकिन आपको डिमांड है क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं है, तो रोड रेट जो है वो ऑटोमेटिक महंगे या इंक्रीज हो जाते हैं, जो प्राइस होते हैं। तो प्राइस राइज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, प्राइस राइज करके। क्यों, और इसके कारण क्या हुआ कि जो परचेसिंग पावर है डोमेस्टिक करेंसी की, परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, या इसके आगे लिख लेंगे डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मैं आपको समझाता रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, कि जो करेंसी की डोमेस्टिक पावर घट जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन है किसके कारण, डिमांड के कारण। तो इसलिए एस्पायरेंट इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। इसलिए क्या जब बोला जाता है इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो एस्पायरेंट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन का हमने पहला टाइप्स देख लिया कि जो लागत, सॉरी, जो मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, जो कॉस्ट पुल, सॉरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, उसको हमने यहाँ से देख लिया कैसे। तो आपको ये चार्ट नहीं भूलना है। ये चार्ट क्या है कि डिमांड बनी हुई है, इकोनॉमी में हाई डिमांड है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाई है। तो इसके कारण क्या हो गया, जो गुड्स हैं और सर्विस हैं उसके प्राइस क्या कर गए हैं, राइज कर गए हैं। तो जब प्राइस राइज कर गए हैं तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेसिंग पावर या परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लेते पहले ये पेन को मैं 100 रुपये में खरीद के ला रहा था, अब मैं 100 रुपये का नोट लेके जाता हूँ तो मैं इस पेन को खरीद कर नहीं ला पाता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 100 रुपये की जो पावर थी ना खरीदने की, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। यह इन्फ्लेशन किसके कारण है, डिमांड के कारण या हाई डिमांड के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। अगर इस डायग्राम को आप याद रख जाएंगे तो आप चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर आपको 200 या 250 शब्दों में लिखने वाला कोई मेंस का एग्जाम हो, 150 शब्दों में आते हैं क्वेश्चन, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो आप इतना वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको समय का बचत करना है, वहां पर आपके पास समय नहीं है तो आप इस डायग्राम को बनाकर आगे निकल जाएंगे। तो आपको समझ में, जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि एस्पायरेंट्स को पता है अच्छे से, तो वो आपको नंबर वहां पर मिल जाएगा। यही होता है स्मार्टनेस दिखाने का तरीका। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश
इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि डिमांड तो है ही है, उसके साथ साथ जो प्राइस हैं उनकी कीमत भी बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए पहले मैं इस पेन को प्रोडक्शन कर पा रहा था, मतलब फाइनल गुड्स में परिवर्तित कर पा रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगा है, लेबर कॉस्ट है ना, अदर जो टैक्सेस वगैरह है, सब मिलाकर मैं मान लेता है ये पेन है मेरे पास, और इस पेन को मैं बना ले रहा था फाइनल गुड्स के रूप में 95 रुपीज में। समझना आराम से ना, 95 रुपये में मैं इसको बना ले रहा था, और मार्केट में जाकर मैं सेल कर दे रहा था इसको 100 रुपये में। मतलब 5 रुपया मेरा मार्जिन हो जा रहा था, प्रॉफिट हो जा रहा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी भाई, आराम से 95 में मैं बनाता था और 100 रुपये में ले जाके मार्केट में बेच दे रहा था। तो कह सकते कि मेरा 5 रुपये का प्रॉफिट बन जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स काम किए हैं, बहुत सारी लेबर्स लगी है, अदर टैक्सेस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, ये सब चीजें लगी हैं, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल या क्रूड ऑयल मंगाया, तो डीजल ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। तो डीजल जिस जिस सर्विस में या जिस जिस प्रोडक्शन में यूज हो रहा था, जो मेकिंग प्रोसेस है, जब माने कि मैंने ये पेन बनाया तो जनरेटर चलाया होगा, एसी चलाई होगी, लाइट वगैरह चलाई होंगी, या मशीन वगैरह चलाई होंगी, तो उन सब का खर्चा, सब में डीजल यूज होता है एक मेजर फ्यूल के रूप में। तो वहां से क्या होगा, क्योंकि जब पीछे से हमने रॉ मेट क्रूड ऑयल जो है वो महंगा लिया, तो डीजल ऑटोमेटिक महंगा हो गया। तो जो डीजल की कंजप्शन है पहले भी उतनी थी, लेकिन अब भी उतनी है, लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब इस एक्सपेंडिचर का खर्चा किस में जोड़ा जाएगा, फाइनल गुड्स में। तो फाइनल गुड्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। मान लीजिए पहले मैंने 95 में बना रहा था, अब मैं इसको बना पा रहा हूं 100 रुपये में, ले लेते हैं 100 रुपये में इसको फाइनल बना पा रहा हूं, तो क्या मैं मार्केट में अब 100 रुपये में बेच पाऊंगा, है ना, नहीं बेच पाऊंगा ना। तो अब मैं इसको कितना बेचूंगा भाई, मेरे को कम से कम 5% तो प्रॉफिट चाहिए, 5 रुपए का तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो अब मैं इसको बेचूंगा 105 रुपये में। तो जो ये 5 रुपये यहाँ इंक्रीज हुए हैं, ये किसके कारण हुए हैं, कॉस्ट के कारण। क्योंकि जब कॉस्ट लगा, मतलब उसमें जो कॉस्ट हमने लगाई, लागत जो लगाई इस पेन को बनाने में, खुद ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। तो जो प्रोडक्शन करता था, जो प्रोड्यूसर था, उसने क्या काम किया, उसने महंगा बेचना, मार्केट में महंगा उतारना चालू किया। तो मार्केट में ऑलरेडी जब महंगा आया है तो महंगा बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 105 रुपये का हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। की लागत जो लगी है उसने मुद्रास्फीति को आगे धकेला है, आगे की तरफ धकेला दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, और फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा, उस डायग्राम को, या एक फ्लो चार्ट बना के दूंगा, उस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डज नॉट टेक प्लेस because of increase in demand. It takes place in an economy mainly
बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें सिंपल सी में, तो लिख लेना इन अदर वर्ड्स, इफ द राइज if the price of raw material or any other input increases the price of final increase even without increase in demand। ठीक है, तो जो मैंने पीछे समझाया आपको वही मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है, लिखवा दिया है। अब चलते हैं आगे। चूंकि जो ये इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल में बढ़ने वाले प्राइस के कारण हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा था हमने, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा था। लेकिन कुछ हमने जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब बाहर देशों से मंगाया है। मान लीजिए हमने कोई चीज मंगाया, एक कोई रॉ मटेरियल मंगाया, मान लेते क्रूड ऑयल मांगते हैं, कच्चा तेल मांगते हैं। हमने कच्चा तेल को बाहर से मंगाया, इसको क्या किया, इंपोर्ट किया। तो हम पर बेलर की बात कर लेते हैं, है ना, बेलर की बात कर लेते हैं या केजी की बात, जैसे भी आपको समझना हो। तो मान लेते हैं कि हम पहले इसको मंगा रहे थे 100 रुपीज में, 100 रुपीज में, लेकिन टैरिफ ड्यूटीज या अदर चीजों को, क्योंकि वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिस देश से हम मंगा रहे हैं, इन सब के कारण अब हमको ये इंपोर्ट करना महंगा हो गया है, कॉस्टली हो गया है। तो पहले हम 100 रुपये में मंगा रहे थे, अब हम इसको मंगा रहे हैं 110 रुपये में। तो ये जो 10 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है, ये 10 रुपये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च किया, ये किया है इंपोर्ट पर। तो इसलिए इस इंपोर्ट के कारण जो इंपोर्टेड गुड्स हैं या प्राइसेस हैं, मतलब सर्विसेज हैं, उनके कारण जो हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। या दूसरी चीजें आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेन है जो मैंने किसी दूसरे देश का बना हुआ है और ले रखा है। पहले मैं इस फाइनल गुड्स को वहां से खरीद रहा था तो 100 रुपये में मेरे पास आ पा रही थी, लेकिन अब जो मैं फाइनल गुड्स को खरीद रहा हूं तो कितने में आ रही है, 110 रुपये में आ रही है। तो जो 10 रुपये का एक्सपेंड मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है, इसी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ नोट करके आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तो मैंने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। लिख लेना, इज प्राइस राइज ड्यू टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ
इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूं, जो कॉस्ट वर्सेस इन्फ्लेशन मैंने अभी तक आपको समझाया, फ्लो चार्ट बना दिया जिस प्रकार से ये वाला फ्लो चार्ट बनाया ना, इसी प्रकार से। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट लेते हैं। पहले लिखते हैं भाई कॉस्ट इंक्रीज। क्या हो गई? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लो। क्योंकि मेरे पास 1,000 रुपये हैं, मैं एक पेन को बनाने में 100 रुपये खर्च कर रहा था, तो 10 पेन बना पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे अब कॉस्ट इंक्रीज होगी, मानो 110 की 110 में मैं इसको बनाने लगा, तो क्या मैं अब 10 पेन बना सकता हूँ 1,000 रुपये में? नहीं बना सकता। तो 9 पेन, तो एक पेन के क्या हो जाएगा? सप्लाई का क्राइसिस लगातार चलता रहेगा। तो जब लो प्रोडक्शन हुआ है तो मार्केट में सप्लाई भी लो हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड बनी हुई है। तो जब सप्लाई लगातार घटती चली जाएगी तो हाई डिमांड हो जाएगी। और फिर यहाँ से मैं जो आपको लिखवा चुका हूँ डिमांड पुश इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, वही यहाँ पर क्यों की त्यों उतारना है। मतलब इसके बाद में क्या हो जाएगा? प्राइस राइज हो जाएंगे। प्राइस राइज हो जाएंगे तो डिक्रीज परचेसिंग पावर, या कैपेसिटी लिख सकते हैं, परचेसिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन है किसके कारण? कॉस्ट के कारण। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये दो तरीके हमने, दो टाइप्स हमने देख लिया कि पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रा स्फीति, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो संरचनात्मक कमी है, उन कमियों के कारण जो इन्फ्लेशन हो गया है उस, मान लीजिए कि भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। मान लेते हैं टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, टमाटर या ऑनियन का एग्जाम्पल, टमाटर का ले लेते हैं। प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है और डिमांड भी सफिशियंट है, क्योंकि पॉपुलेशन है और टमाटर हर समय डिमांड में बना रहता है। तो टमाटर का प्राइस कभी कभी आप देखते होंगे कि 100 के पार चला जाता है, 100 तक टच होता है। वहीं अगर एमपी या जो एग्रीकल्चर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं देश के, वहां पर अगर हम देखते हैं तो टमाटर को जो किसान है कहाँ फेंक देता है? रोड पर फेंक देता है, क्योंकि उसकी वो लागत भी नहीं निकल रही है जो उस फसल को, जो उस क्रॉप को प्रोडक्शन करने में उसने लगाया था, जो इनपुट्स उसमें लगाए थे, उसका भी खर्चा नहीं लग रहा है। तो आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ के
किसानों ने गोभी है, टमाटर है, उसको खेत में ही क्या कर दिया, उसको खेत में ही ट्रैक्टर चला दिया है, खेत में ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उसने इनपुट्स लगाए थे और जो फसल को काटने के लिए अब खर्चा चाहिए वो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो फसल उतना खर्चा निकाल कर नहीं दे पाएगी। जबकि अगर हम दिल्ली जैसे या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर देखते हैं तो टमाटर कभी भी 40-50 के नीचे नहीं आता। जो जनरल कंडीशन है उसकी बात करता हूँ, जो नॉर्मल कंडीशन है। अब एन नॉर्मल कंडीशन में तो 150 किलो तक, सॉरी 150 रुपये किलो तक पहुंच जाता है ना, 150 रुपये पर केजी तक पहुंच जाता है। तो ये होता क्यों है, इसको बारे में मैं बता देता हूं आपको। इस एक लाइन लिखता हूं, देखना, इट टेक पैलेस, इट टेक पैलेस in any economy because of structural deficiencies, structural deficiencies। मान लेते हैं, लिखते हैं कि if production in the economy in the economy is sufficient, is sufficient, demand also, demand also remains normal, सॉरी, कि मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हुआ है और डिमांड भी बना हुआ है, लेकिन लेकिन कुछ अनिश्चितताओं के कारण या कुछ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ना होने के कारण, कुछ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ना होने के कारण, जैसे क्या हो जाता है, पहला पॉइंट लिखते हैं, जो हमारे यहां पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो नहीं है ना। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है या उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतना उसको स्टोर कर पाए। जैसे टमाटर के संबंध में, टमाटर को आप ऐसा नहीं है कि आप तोड़ लेंगे और खेत में 15 दिन 20 दिन रख लेंगे, नहीं, उसके लिए तुरंत से क्या करना होगा, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पर उसको स्टोर कराना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण या उनकी कैपेसिटी अगर है तो वो बहुत कम है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मतलब कि एमपी से जो किसान है वो उसको तोड़े वहां पर और वहां से लाकर उन सिटीज तक जा सके जहां पर उनका कंजप्शन ज्यादा है। तो ऐसा करने के लिए क्या चाहिए, एसी कोचेस वाली मालगाड़ी चाहिए, क्योंकि आप जो मालगाड़ी आप देखते हैं ये, वो आपको देखते हैं कि अगर उसमें टमाटर रख दिया तो क्या है कि एक लोहे का पूरा बॉक्स है और टेम्परेचर आप देखते ही हैं 45 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश से चलती है सुबह, अगले दिन दोपहर तक वो आती है, क्योंकि उसको साइड में रोक दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या है कि मालगाड़ी को रोका ना जाए, मालगाड़ी को आगे निकाल दिया। जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी पैसेंजर ट्रेन जाती है या फिर सुपरफास्ट ट्रेन जाती है तो मालगाड़ी को आराम से 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए किसी स्टेशन पर थमा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। पहले पैसेंजर ट्रेन को निकाला जाता है, फिर उसके बाद मालगाड़ी को आगे भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना के बराबर है। वरना जो एमपी में किसान फेंक देता है या यूपी में किसान फेंक देता है, वो क्या काम करे, वहां से लोड करें वहां से और यहाँ तक गवर्नमेंट लाए और यहाँ उसका कंजप्शन हो सकता है। पर डे का अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ज्यादा टमाटर खा जाएगी अकेली दिल्ली, किसान को पैसा भी मिल जाएगा उसका और इन लोगों को, जो दिल्ली के लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सस्ता भी
तो मिल जाएगा, तो इनकी जो जेब पर बोझ है वो भी कम पड़ेगा और जो किसान की जो आय है वहां भी उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब गवर्नमेंट यहाँ पर इनिशिएटिव्स चलाएगी। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण। या जो होर्डिंग है, होर्डिंग को बोलते हैं जमाखोरी। होर्डिंग का क्या बोलते हैं? जमाखोरी। मतलब जो बड़े बड़े किसान हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया अपने पास। मान लिया गेहूं की बात कर ली, तो गेहूं कम प्राइस पर, क्योंकि जब फसल कटती है तो सारे किसान एक साथ ले जाकर मंडी में पहुंचते हैं। और आपको पता होगा कि जब डिमांड है ना, उससे ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे कि मैं अब आप ही का केस ले सकता हूँ कि भाई आपको मान लीजिए कि 10 kg अनाज लेना है, ठीक है। आप चले गए मंडी, आपको एक ही लोग था या आप दो लोग थे कि हम क्या करना है कि हमको 2 किलो मतलब 10 किलो अनाज लेकर 10 kg दोनों लोगों को अनाज लेना है। अब आप जब मंडी में गए तो मंडी में देखा कि भाई दो ही किसान हैं जिनके पास 5-5 किलो अनाज है। तो आप क्या करेंगे कि मैं पहले 10 किलो खरीद लूं, दूसरा वाला पर्सन कहेगा कि मैं ही दोबारा क्यों आऊंगा, मैं ही 10 किलो अनाज खरीद लूं। तो आप मान लेते हैं 20 किलो, सॉरी 20 रुपये पर केजी में खरीदने वाले थे, तो आप कहेंगे कि एक काम करते हैं 22 रुपया पर केजी में खरीदते हैं, 22 रुपये पर किलो में खरीदते हैं। किसान भी प्राइस लगवा सकता है अपनी फसल के। लेकिन इसका उल्टा लेते हैं, सारे किसान की फसल कटी है क्योंकि फसल एक ही साथ आती है, सारे किसानों ने लोड किया है और लेके पहुंच गया है मंडी में। अब मंडी में जब वो पहुंचा है, आप दो ही लोग हैं खरीदने वाले, ठीक है, आपको 10-10 किलो अनाज खरीदना है और वहां पर 100 लोग खड़े हैं, मतलब 100 किसान अनाज लेके अपना खड़े हैं, 10-10 किलो अनाज। तो अब आपने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो अब मैं 20 रुपये पर केजी में तो नहीं खरीदूंगा। अब आप बोले कि मैं 15 रुपये केजी में अनाज खरीदूंगा, अब जिसको मेरे को देना है वो दे दीजिए, वरना अपना अनाज वापस ले जाइए। तो हमारे यहाँ का किसान उतना सक्षम नहीं है, आप सब किसान परिवार से होंगे, तो इतना सक्षम नहीं है कि उसको वापस लाए और वापस लाकर फिर से दोबारा अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से मंडी पहुंचे। क्यों? क्योंकि इतना सक्षम नहीं है, उसको तत्काल फंड की जरूरत, तत्काल पैसे की जरूरत है। तो उसको टेंशन रहती है कि वो अपनी फसल को बेचे, वहां से पैसा कलेक्ट करे, उस पैसे को अगली फसल बोने के लिए यूज करे और जो पैसा बचा है उसको उनको देना की कोशिश करे, जो उसने फसल उत्पाद करने में, जैसे कहीं से फर्टिलाइजर लिया है उसको देना है, किसी के कुएं से इरिगेशन की सिंचाई की है तो उस सिंचाई वाले को देना है, जो प्लगिंग की है ट्रैक्टर से तो उस ट्रैक्टर वाले को देना है। तो उनका सबका चुका दे और जो आपका बचा हुआ है उसके द्वारा जो नेक्स्ट फसल आने वाली है, क्योंकि देखो एक फसल की और दूसरी फसल के बीच में 15 दिन का ही टाइम किसान को मिलता है। अब उसमें उसको प्लेगिंग भी करती है और जो फसल के अवशेष बचे, रेसिड्यू बचे हैं, उनको क्लीन भी करना होता है और खेत को तैयार भी करना है और नई फसल भी बोना है। और जो फसल अभी कटी है उसका जो उत्पाद है उसको मंडी में ले जाकर बेचना भी है। इतनी सारी टेंशन है, तो वो चाहता है कि चलो 2 रुपया कम ही सही लेकिन आज ही बिच जाए। फिर जो ये जमाखोर है जमा कर लेते हैं एक ह्यूज अमाउंट, मतलब कई कुंटल टन इन्होंने, कई हजार टन इन्होंने क्या कर लिया, अनाज को यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब ये बेचेंगे जब जरूरत होगी, जब फसल किसान के यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि कंजप्शन इंडिया में लगातार है ही, बना ही रहता है। तो ये अब बेचेंगे गेहूं को कि अब हम गेहूं को निकालेंगे 30 रुपये पर केजी में बेचेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास है। ऐसा इन सभी के कारण। फिर एक और इसमें अगर बात करें तो ब्लैक मार्केटिंग के कारण, ब्लैक मार्केटिंग को बोलते हैं कालाबाजारी कि मतलब जो चीज जहां तक जानी थी वहां तक गई ही नहीं और बीच में ही उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर दी गई। या फिर एक और शब्द है कार्टिलेशन, इसको बोलते हैं व्यवसायिक या व्यवसायी समूहीकरण। व्यवसायी समूहीकरण मतलब क्या है इसका कहने का? इसका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक सिटी है, वहां पर 4 बड़े बड़े व्यापारी हैं। उन व्यापारियों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप
बना रखा है। उन्होंने क्या काम किया, जो प्रोडक्शन हुआ था किसान का, जो फसल का प्रोडक्शन हुआ था, उस सब को स्टोर कर लिया। एक बड़े बड़े व्यापारी हैं तो इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी, या जो स्टोरेज फैसिलिटी है इनके पास काफी है, तो इन्होंने वहां पर स्टोर कर लिया है और व्हाट्सएप में सुबह ही मैसेज भेज दिया है कि अब जरूरत हो गई है, जो आपने माल स्टोर किया है उसको बाहर निकालने की, क्योंकि कंजप्शन बना हुआ है मार्केट में। अब गेहूं का या टमाटर, मान लीजिए टमाटर का लेते हैं, तो टमाटर का इन्होंने स्टोरेज कर लिया। किसान के यहाँ से फसल चली गई, ऐसा तो है नहीं कि पूरे 12 मास किसान के यहाँ फसल रहेगी, वो 1-1.5 महीने में समाप्त होगी फसल वहां से। अब मार्केट में टमाटर नहीं है। अब इन्होंने व्हाट्सअप किया सुबह, मतलब एक ग्रुप बना लिया, ग्रुपिंग कर ली, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टिलेशन। सुबह सुबह मैसेज किया कि हेलो डियर मेंबर, डियर रेस्पेक्टेड मेंबर, आपको सूचना दी जाती है कि आपके पास जो टमाटर है उसको किसी भी हाल में 40 रुपए पर केजी से बाहर, उससे कम में बाहर नहीं निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट तो खरीदेगी या और लोग तो खरीदेंगे। मानो किसी के घर में शादी लगी हुई है तो अब उसको टमाटर की जरूरत है, तो टमाटर खरीदेगा तो है वो, क्या 40 की छोड़ो, 50 में 60 में भी कम खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा तो है। इन्होंने क्या कर लिया, व्यवसायिक समूहीकरण बना लिया। तो इन सब जो इश्यूज हैं, जो सब प्रॉब्लम्स है, जो सब समस्याएं हैं, इनके कारण जो इन्फ्लेशन जनरेट हुई है, मतलब एक्चुअल प्राइस तो जितना है उतना है ही उसका, लेकिन इन्होंने जो कार्टिलेशन कर लिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के कारण जो इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये था हमारा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का डेफिनेशन, इन्फ्लेशन का जर्नल इंट्रोडक्शन वगैरह, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का टाइप्स, है ना, कारण के आधार पर है, बेस्ड ऑन कॉजेस के आधार पर। तो 3 तरह के देखे थे हमने कि भाई डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो रॉ मटेरियल उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ रही है, इसलिए हमने उसको बोला कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। तीसरा इन्फ्लेशन जो था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, क्योंकि जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं है, मतलब उनकी कमी के कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, वो हम देखेंगे कि आखिर जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, या डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, इन तीनों ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन सी संस्था की है ना, कौन सी संस्था है जो इसके लिए काम कर सकती है या काम करती है, या ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही जानकारी, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आम लोग भी इसको कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इजी प्रिपरेशन के इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, और मिलते हैं एक नई क्लास में। इन सब चीज़ों को आगे फिर से डिस्कस करेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाए, या जो रेट है उस रेट के आधार पर इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नई क्लास में।